आप सोचिए, जो बुबोनिक प्लेग 14th सेंचुरी में आया, जो स्पेनिश प्लेग 1917 में आया, और जो कोरोना आया, अगर ये टेक्नोलॉजिकल वंडर्स नहीं होते, ये कनेक्टिविटी नहीं होती, ये हमारी जो हम बोलते हैं ना फिजिकल पूरा का पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं रहता, तो आज इस साल की एक्सपेक्टेंसी रेट भी वही होती जो आपने आजादी के समय देखी होती। तो कई बार स्टैटिस्टिक्स कुछ और भी संदर्भ रख सकता है, परंतु बड़ी बात यह है कि हम 3.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हम दुनिया का 5वें सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है जब हम पूरे देश को इकट्ठा लेते हैं, परंतु जब हम पॉपुलेशन को फैक्टर करते हैं तो हमारा नंबर 129 है। इसलिए हमें वो लेड बैक कुशन वाली चेयर में पीछे नहीं बैठ सकते, हमारे लिए भी हार्ड कवर वाला ही सीट चाहिए। हमें अभी खड़े होकर के अपनी रिसर्च, अपनी एकेडमिक्स से आगे निकल करके एंटरप्रेन्योरियल एरिया में जाना ही पड़ेगा। हमारे एग्रीकल्चर की जो पॉपुलेशन गांव के अंदर बसती है, छोटे छोटे शहरों के अंदर बसती है, उनकी शक्तियों का और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि संसाधनों का जो प्रयोग है, उसको हम कैसे करके एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स की ओर ले जाते हैं। आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो भारत ने 2020 के अंदर डिक्लेयर किया, उसके 11 सूत्र दिए, 11 ऑब्जेक्टिव दिए। 3 ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के बारे में, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 11। तो आप उनको पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस ऐसे क्रिटिकल टाइम के अंदर कितना और बढ़ा है। हमारी फूड प्रोसेसिंग का आग्रह उन्होंने रखा है। हम जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर से कैसे करके आगे चल करके अपने युवाओं को अच्छे रोजगार दे पाएंगे, उसके लिए आज की क्षमता हमारी एकेडमिक्स की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने पास हैं, हमारे पास राज्यों के अंदर विश्वविद्यालय हैं। ऐसे कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 75+ है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जोड़ देते हैं। परंतु पूरे देश भर के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आज समस्या ये आ रही है कि एक एक्सपेंशन जब किया जाता है तो वो क्वालिटी क्यों डिटेरिएट होती है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, हमारा स्वागत है, आप करिए, परंतु जो नियम बने हैं आईसीआर के, आपको इतना लैंड चाहिए, उसके अंदर आपको पूरी ट्रेनिंग देना आवश्यक है, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्किल्स ये आने ही चाहिए, उसका आग्रह हमें करना ही पड़ेगा। और ऐसे एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारा आग्रह स्किल, इसको आगे बढ़ाना। आज पूरी दुनिया भर में हमारे ही विद्यार्थी इजराइल जाकर के उनकी इरिगेशन टेक्नोलॉजी को सीखने का काम करते हैं। हमारे ही साइंटिस्ट यहाँ से शिक्षा लेने के बाद दुनिया भर में, माननीय रतनलाल जी, उनको वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला है, वो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच गए हैं, वे वहां जाकर के रिसर्च में आगे बढ़े हैं। हमें अपने इन स्किल्स को, रिसर्च की कैपेसिटीज को भारत के अंदर, भारत के अपने उत्थान के लिए प्रयोग करने के लिए हम कैसे बढ़ सकते हैं, इसका आग्रह हमें रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे संदर्भ हमारे सामने हैं। एक तरफ भारत का G20 का लीडरशिप का वर्ष यह है, आज हमारी बात सुनने के लिए पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ चुके हैं। इसलिए हम जो संदर्भ भारतीय विचारों के अनुरूप लाना चाहेंगे, अपनी कृषि को नई दिशा देना चाहेंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कृषि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उसके संदर्भ को जोड़ करके अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल और ऐसी कृषि के बारे में आग्रह हमें बढ़ाना पड़ेगा जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति और किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला और उनके जो पूरा का पूरा क्रॉप बास्केट है उसको बढ़ाने वाला हो। कहीं एक ही क्रॉप के ऊपर आधारित उनकी कृषि तो नहीं है। तो ये प्रश्न जब कभी भी उठते थे तो इनको कई राजनीतिक तत्व ऐसे रहे जिन्होंने उसको दबाने का प्रयास किया। तो आज परिस्थिति ये भी बनी कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर होती है, इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हैं, तो किसान को उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाया। उसका लाभ इसलिए नहीं मिल पाया कि जो फार्म लॉस के अंदर सुविधा बनने वाली थी वो सुविधा नहीं बनी, क्योंकि उसको कुछ राजनीतिक तत्वों ने बंद किया, उसके प्रति विरोध दर्ज करवाया और हमारा किसान उन लाभों से पीछे रह गया। मैं कुछ दिनों पूर्व
एक पुस्तक पढ़ रहा था, पुस्तक ORF के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान गौतम चिखरमल ने लिखी है। पुस्तक का टाइटल बहुत सामान्य है, सिंपल है और हम सभी विद्यार्थियों ने पढ़ना भी चाहिए। पुस्तक का नाम है 70 पॉलिसीज दैट शेप्ड इंडिया। देश की आजादी के 7 दशकों में एक दशक की 10 पॉलिसीज ऐसी कौन सी रही जिन्होंने देश की शेप चेंज की। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हर एक सेक्टर की पॉलिसीज के बारे में उल्लेख आता है, कौन से रेगुलेशन आए, उसके कारण से क्या परिवर्तन आया, ये उन्होंने उस पुस्तक के अंदर संदर्भित लिखा है। तो ध्यान में आता है कि सभी सेक्टर के अंदर हर एक दशक में कोई ना कोई परिवर्तन होता गया, बदलाव होता गया, बढ़ोतरी होती गई और देश का वो सेक्टर आगे बढ़ता गया। परंतु कृषि के बारे में जो प्रयास 50 के दशक में करना प्रारंभ हुआ था, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में कोई 1955 में एक कानून आया जो कि एक तरह से देखा जाए तो लिमिटिंग फैक्टर कानून है। वो किसानों की बढ़ोतरी के लिए नहीं था, किसानों के ऊपर एक कंसर्न था कि आपको क्रिटिकल सर्विसेज और क्रिटिकल प्रोडक्ट रोकना नहीं है। परंतु कृषक के लिए कुछ फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन 1965 में बने, परंतु उसके बाद गौतम चिखरमणि का कंसर्न जो था, जो उन्होंने उस पुस्तक में कहा कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई जो किसानों को अगले दशकों में उनके सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। और अपनी आवश्यकता अगर आप देखें तो देश की टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हर एक दशक के अंदर 2-2 बार पॉलिसी का इंटरवेंशन हो रहा था। आप बैंकिंग सेक्टर देखते हैं तो हर दशक के अंदर बैंकिंग लॉज के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर परिवर्तन हो रहे थे और जिस तरह दुनिया बदल रही थी उस तरफ हमारे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इसके अंदर परिवर्तन हो रहा था। हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो बहुत सुस्त चलती है उसके अंदर परिवर्तन हो रहा था। परंतु हमारी कृषि के बारे में जो ध्यान नहीं दिया राजनीतिक नेतृत्व ने, उसके कारण से कहीं ना कहीं राजनीति का जो एक संदर्भ आता है, तो हम सभी के ऊपर यह दायित्व है। हम विद्यार्थी हैं, देश के अलग अलग कोने से हम आए हैं, हमारे बीच में अतिथि के तौर पर नेपाल से भी प्रोफेसर जुड़े हैं। तो हम सभी विद्यार्थियों और युवाओं की जिम्मेदारी है कि देश में कैसा विमर्श कृषि के बारे में आए और वास्तव में कृषक का भलाई किसमें है, समाज की भलाई किसमें है, देश की भलाई किसमें है और विश्व का कल्याण किसमें है। यह जो हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से कहते हैं, उसको नीचे तक अपने किसान बंधु भगिनी तक ले जाने की आवश्यकता है। और हम विद्यार्थियों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि हम जाएं, किसानों के साथ संवाद करें, गांव में जाएं। ये नहीं कि सिखाने के लिए जाएंगे, इसलिए कि सीखने के लिए जाएंगे। मैंने एग्रीविजन की लीडरशिप मंच पर बैठी है, शुभम जी है, बहन आरती है, निशांत है। बंधु, मैं आप तीनों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि 7वें कार्यक्रम में मैं आया हूं, इससे पहले भी मैं आ चुका हूं। बहुधा मैंने एग्रीविजन की इंटर्नशिप के बारे में जो प्रयोग छत्तीसगढ़ के अंदर आपने किया है उसके बारे में सुना है और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जो मिल रहा है वो पूरे देश को मिलना चाहिए। हमारा कर्नाटक का बंधु, हमारा बंगाल की बहन, हमारे जम्मू कश्मीर के बंधु, उनको इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। अगर आप ये सुविधा छत्तीसगढ़ में दे रहे हो तो पूरे देश के हमारे बंधु भगिनी के लिए इंटर्नशिप के प्रयोग आगे आने चाहिए। अगर आप किसी विश्वविद्यालय के अंदर, माननीय कुलपति जी यहाँ पर हैं, वहां पर आप कोई अच्छे मोटिवेशनल प्रोग्राम कर रहे हो तो आने वाले दिनों में हर एक विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे वो देश के किसी भी कोने में है, एग्रीकल्चर के ऐसे एग्रीप्रेन्योर्स, उनको लेकर के आप आए। हम विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा, ऐसे दिल्ली आकर के हमें अच्छे अच्छे लोगों से मिलना मौका मिल रहा है। मेरे अपने विश्वविद्यालय में ऐसे एग्रीप्रेन्योर्स को लाने का अगर आप थोड़ी सी मदद हमारे लिए करेंगे, मैं विद्यार्थियों की शब्दों में एग्रीविजन की लीडरशिप को कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा विद्यार्थियों के लिए होगा कि बीएससी हम कर रहे हैं, एमएससी हम कर रहे हैं, परंतु एग्रीप्रेन्योर्स के साथ हम संवाद करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसे एक इंस्टाग्राम का प्रयोग करके भी अपनी अपनी खेती के अंदर हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, कैसे हम विभिन्न पॉलिसीज के बारे में जान करके कृषि के बारे में और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ आए हुए एग्रीप्रेन्योर्स से विद्यार्थी मिलेंगे भी, संवाद भी करेंगे, आप उसको फैसिलिटेट करें, ऐसा आपसे विनम्र निवेदन करते हुए आप सभी विद्यार्थियों को इस 7वें एग्रीविजन सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ आए हुए आदरणीय गुरुजन, उनसे निवेदन करता हूं कि आप पूरे वर्ष भर में कितने ही रिसर्च पेपर लिखते हो,
मेरा निवेदन है कि एक रिसर्च एसोसिएट के लिए, एक नए विद्यार्थी को सिखाने के लिए, यहाँ आए हुए मेरे बहनें और भाइयों के लिए, उनमें से आप किसी को चुनिए जिसकी रुचि उसमें है, उनको आप इंटर्नशिप दीजिए। वैज्ञानिक, आप विभिन्न संस्थाओं के चालक हैं, मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को आप अपने अपने संस्थान में इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित करिए। बहुत शक्ति है भारत के अंदर। ये विद्यार्थी बीएससी में अगर इंटर्नशिप करेगा, एक 300 शब्दों का सामान्य आर्टिकल किसी एक अखबार में लिखेगा, तो आगे चल करके नेचर पब्लिकेशन में आर्टिकल लिखने वाला यही विद्यार्थी होगा। और आज नेचर पब्लिकेशन, साइंस, सेल, इन बड़े बड़े जो हम जर्नल्स कहते हैं, उनमें वो आर्टिकल लिखने का इनको क्षमता मिलेगी। ऐसा निवेदन करते हुए आप सभी को अपना प्रणाम करता हूं। आपके ऊर्जावान वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। राष्ट्रीय सम्मेलन में